प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और अवनीश पी शर्मा जी। बाबा जी राम राम। जय हो, जय श्री राम। अवनीश सर बहुत जय बहुत स्वागत। जय श्री संदीप राम। जी आपको नमस्कार। प्रारंभ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राम। सर अभी तक कुछ दिन पहले पर्टिकुलरली फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो है 19 तारीख के बाद ये चर्चा थोड़ी सी चलने लगी थी कि चुनाव बड़ा नीरस हो गया है, ठंडा हो गया है, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। और मोदी जी ने इच्छा पूरी कर दी है। कल उन्होंने जो बयान दिया है, अद्भुत बयान, और वो बयान अब हम दर्शकों ये बयान सुने। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. ओके, तो सबसे पहले बाबा रामदास जी से मैं जानना चाहूंगा, बाबा जी क्या किया है मोदी जी ने? इसको कहते हैं कच्चे पे उतर, हमारे यहाँ पंजाबी में इसको बोलते हैं कच्चे पे उतर आए। मतलब अब रथ पे चढ़ के युद्ध नहीं होगा, अब जमीन पे होगा। और मोदी जी अब मोदी जी भोजपुरी बतियावत में गरी तो हरी अब हर एक तरह की बातचीत हुई। तो मोदी जी ने कहने का मतलब सब चुनाव गरमा दिया है और सब लोगों ने कहा ना कि पहला राउंड थोड़ा सा नीरस फीका फीका सा गया। तो उसमें भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि इनफैक्ट वो जानबूझ के विपक्षी पार्टियों ने माहौल को फीका किया था जिससे भाजपा को नुकसान हो जाए। खैर सब फालतू की थ्योरीज है। कुल मिला के मोदी जी ने चुनाव को गरमा दिया है इस बयान से। और सब एक बार बताऊं, उन्होंने ही हैज टच्ड द रॉ नर्व। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ये बयान पहले राउंड में भी तो दे सकते थे ना? पहले राउंड से पहले राउंड के बाद क्यों दिए? सर पहले राउंड में मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ देशवासियों को मौका दिया कि वो सब अपनी जातीय और अन्य वर्गीय संकीर्णता छोड़ के राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दें। अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटीज हैं, जो अपने ग्रुप आइडेंटिटीज हैं, उनसे ऊपर उठ के एक भारतीय बन के वोट दें, भारत की तरक्की के लिए वोट दें। कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम पहले मजहब देखेंगे, हमारे दीन। ठीक है, उन एक आदमी का मैंने आपको बयान बताया था ना कि अरे हम मानते हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हमारे दीन में ही नहीं है, ये हमारे मजहबी सोच के खिलाफ है मोदी को या बीजेपी को वोट देना। तो जब ऐसी सोच है और आपने पहले राउंड में वो परिलक्षित कर दी, जब कर दी तो ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, अब जब तुम वही बन के जीना चाहते हो तो हम तुमको वही बना देते हैं। मोदी जी ने उनको जो है मुसलमान बना दिया। भाई हिंदू, इस चुनाव में हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया? प्रथम चरण में मुसलमानों ने किया,
कि मोदी जी से 5 किलो राशन ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, घर ले लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, सारी सुविधा ले लेंगे, पर वोट नहीं देंगे। तो ठीक है, फिर मोदी जी ने ट्रैक चेंज कर दिया। मैं तो सिंपल मानता हूं सर ये। इसके बाद आगे की समीक्षा होती रहेगी, पर फिलहाल मेरा है कि मोदी जी ने ये बयान देके चुनाव गरमा दिया है और बहुत से लोगों को मिर्च लगा दी है, भूत जोलकियां लगा दी है जी। जी जी। मैं अवनीश सर से भी जानना चाहूंगा। अवनीश सर, आपका अक्सर एक रहता है कि मोदी जी या भारत सरकार, मोदी जी पर्टिकुलरली, अभी भारत सरकार तो नहीं, चुनाव चल रहा है, वो काम करते हैं जनता की बेहद मांग पर। तो क्या आपको लगता है कि जनता इस मोदी जी को, इस प्रकार के मोदी जी को बहुत दिन से मांग रही थी, उसकी इच्छा थी कि बोलें, या क्यों इतना सॉफ्ट हैं, क्यों इतना ओवर जैसे तृप्तिकरण कर रहे हैं? और एक वर्ग है वो बहुत ज्यादा, वो तो मौलाना मोदी तक कहने लगता है। तो क्या आज उन्होंने अपना जनता की मांग पूरी की है? नहीं सर। नहीं संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर पिछले 10 सालों में आप फॉलो करेंगे और उनको देखने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं भी कोई बात ऐवा निरर्थक नहीं करते। हाँ, उसी के साथ वो एक काम बड़ा तेज करते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है, सही समय पर सही जगह पर सही बात वो कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कल जो कुछ भी बोला है, जरा टेक्निकल चीजें याद रखिएगा। वो प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसी के साथ कल जिस मंच पर उन्होंने बोला वहां वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के स्टार प्रचारक थे। एक प्रधानमंत्री के कुर्ते के सामने प्लास्टिक का कमल नहीं लगा हो सकता है, इसलिए वो संवैधानिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ कल जब जिस मंच से उन्होंने ये बात बोली है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, जो अपने तीसरे टर्म में अपनी पार्टी के लिए चुनाव मांग रहे हैं, चुनाव में वोट मांग रहे हैं। अब उसके बाद ये बताइए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बात कही, ये क्या प्रधानमंत्री की अपनी बात है जो वो 2024 में कह गए? बिल्कुल नहीं। ये बात 2006 में मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का मतलब क्या होता है? वो प्रधानमंत्री के रूप में, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्रियों के भरे हुए हॉल में बैठ के भारत की पंचवर्षीय योजना को आगे प्लान और शेप देने की बैठक होती है ऑफिशियली। उसमें 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों का पहला हक है। मैं आपके दर्शकों को जरा एक चीज दिखा रहा हूं, ये कैमरा सामने अगर देख पा रहा हूं, ये बीबीसी की 2006 की एक रिपोर्ट है। अब जरा मैं उस समय जो कुछ कहा गया उसकी मैं वो आधा मिनट वीडियो लूंगा। भी लगा दे रहा हूँ, वीडियो मैं चल रहा आधा है। मिनट, ठीक बात, मैं आधा मिनट ले रहा हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी में दिए अपने भाषण में संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का कहने से विवाद उत्पन्न हो गया है। भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब जरा ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो बैठक थी उसमें सारे पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। अब जरा आगे देखिए, भाजपा का विरोध करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान को देश की एकता अखंडता के लिए घातक बताया। नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर जो मंच से कहा, यह बात वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2006 में ऑफिशियली कह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने कुछ भी नया नहीं कहा। अब जरा साम्यता देखिए, मनमोहन सिंह जब कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, तो वो भी उस समय प्रधानमंत्री थे। कल जब नरेंद्र मोदी ने उनके जवाब में यह बात कही, तो भी वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए किसी बैठक में नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, पार्टी का प्रचार कर रहे थे तब कहा। और क्यों कहा? जब लव जिहाद की ठसक दिखाई दे रही है उसी कर्नाटक में, जब एक बच्ची को काट दिया गया
चाकू घोंप के मार दिया गया उसी कर्नाटक में। इसलिए प्रधानमंत्री ने केवल कांग्रेस के कुकर्मों वाले फोड़े पर आलपिन चलाई है और औकात याद दिलाई है कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूं पिछले 10 सालों से, तो सबके साथ सबका विकास, सबकी बात करता हूं। लेकिन तुमने प्रधानमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्रियों की एनडीसी की बैठक में मुसलमानों पर पहला हक बताया था। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है और यही बिलबिलाहट है आज। पिछले जब से प्रधानमंत्री ने ये बोला है संदीप जी, तब से प्रधानमंत्री की इस बाइट को कम सुना जा रहा है। दुनिया मनमोहन सिंह की 2006 के उस वीडियो को खोज रही है और सुन रही है। धन्य हो सोशल जी। मीडिया के दौर का। जी, तो वरना तो ये प्रधानमंत्री लोग ने कोई भी नया फितूर नहीं पैदा किया है। ये फितूर 2006 में, और कितना विभत्स है कि एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की पंचवर्षीय योजना की बैठक में ये बात कह रहा है। अरे भला मनाओ, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो पीएम रहते हुए 10 साल सबके साथ सबके विकास की बात करता है, एनडीए की रैली में, भाजपा की रैली में ये बात कहता है, जो उनकी पार्टी लाइन है। और उनकी पार्टी लाइन क्या है? राम मंदिर बनवाना था, बनवा दिया। 370 खत्म करना था, खत्म कर दिया। जनसंख्या बिल उनके लिस्ट में है। एक देश एक कानून उनकी लिस्ट में है। ये सब वो करेगी। तो एक पार्टी लाइन और एक प्रधानमंत्री, इन दोनों में बहुत शानदार तरीके से अंतर करते हैं। और कांग्रेस की कालिख उन्होंने कांग्रेस के मुंह पर एक बार फिर मारी है। ये बिलबिलाहट चलती रहेगी। रही बात, आपने कहा कि कुछ हिंदू कह रहे हैं हा पिछले 9 सालों में ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने ये तब से पिछले इतने मिनट से मैं यही बता रहा हूं संदीप जी कि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि हाउ टू बिहेव एज ए पीएम ऑफ दिस कंट्री एंड हाउ टू बिहेव एज ए स्टार प्रचारक ऑफ भाजपा एंड हिज पार्टी। ठीक। बाबा जी, अवनीश सर ने बहुत क्लियरली बताया कि मोदी जी जहां जिस जगह होते हैं उस जगह अपनी पद, अपने रोल को जानते हैं कि उस समय हमें क्या कहना है। एज अ प्रधानमंत्री नहीं कहा उन्होंने, एज अ भाजपा स्टार प्रचारक का। ओके फाइन। पर जो कहा, और ठीक है, एक मनमोहन सिंह जी वाली बात भी आती है पुरानी की उन्होंने 2006 में इस प्रकार के वक्तव्य दिए थे और उनके कर्मों में और कांग्रेस पार्टी के कार्यों में ये दिख रहा था साफ साफ, जब वो 2012 में कम्युनल बिल भी लेके आने वाले थे जिसमें कोई भी दंगा होता तो उसमें मेजॉरिटी जनता ही, जो बहुसंख्यक है, जो हिंदू समाज है, उसी को ही आरोपी बनाया जाता। खैर वो भाजपा के विरोध के कारण नहीं आ पाया। अभी कर्नाटक में जब नई नई कांग्रेस की सरकार बनी है, फुल ऑन मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है तबीयत से। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, बेंगलोर में पानी नहीं है, 100 समस्याएं आ गई हैं, लेकिन तुष्टीकरण में कोई कमी नहीं है। बाबा जी, कांग्रेस मुस्लिम वोट के भरोसे बैठी है, मुस्लिम वोट बैंक पूरा कांग्रेस के भरोसे बैठा है। सर मोदी जी से सारी सुविधाएं लेनी है, घर लेना है, पानी लेना, सब लेना है, वोट कांग्रेस को करना है जिसको अराजकता पसंद है। तो क्या कल मोदी जी ने अपने इस वक्तव्य से, जिसके भी थोड़ी बहुत अगर आंख पे भ्रम हो कि कांग्रेस जो है हिंदुओं के लिए भी सोच लेती है या कांग्रेस एंटी हिंदू नहीं है, सेकुलर है, ये भ्रम क्या तोड़ा है मोदी जी ने? बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की समस्या यह है कि वो पूरी बेशर्मी से तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस जब मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो उस बात की चिंता नहीं करती कि हिंदू क्या सोचेगा। कांग्रेस अमेठी घूम के आ जाती है परंतु राम मंदिर नहीं जाती। कांग्रेस सरेआम राम मंदिर का न्योता ठुकरा देती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को वो एक स्टेज शो बताती है, वो एक इवेंट बताती है, वो भाजपा का इवेंट बताती है और इतनी हिमाकत करती है कि वो रामलला का बॉयकॉट करती है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। और ये पूरा खेमा अखिलेश यादव। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं तुष्टीकरण की हद कहां तक जाके खत्म हो सकती है। पंजाब में जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, अन्य बहुत सारे स्टेट्स ने छुट्टी की, कांग्रेस शासित प्रदेशों ने नहीं की। कई स्टेट्स ने हाफ डे किया, पंजाब ने नहीं किया। बिल्कुल एक मिनट की छुट्टी नहीं की।
बोले ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होती रहती है। रामगोपाल यादव कहता है कि अरे हजारों मंदिर हैं, राम मंदिर तो क्या हो गया? अरे जन्मभूमि पर हजारों नहीं ना है, राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो वो कहते कि ऐसे हजारों मंदिर है। तो सर ये सरेआम कहने की हिमाकत जब करता है विपक्ष या ये सेक्युलर गैंग, तो वो क्या हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखता है? बिकॉज दे टेक अस ग्रांटेड कि इनको तो कुछ भी कर लो यार, इनको तो चाहे जैसे ट्रीट कर लो। तो सर बात यह है कि, और सुनिए, मैं हमेशा से मोदी जी का इस बात को लेकर आलोचक रहा हूं कि आई फाइंड हिम टू सॉफ्ट, जहां पे उनको थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना चाहिए, वहां पे वो सचमुच बहुत ज्यादा, वो तृप्तिकरण का जो आरोप लगता है ना कई जगह, उनके ऊपर वाकई वो चिपक जाता है। वो तृप्तिकरण और तुष्टिकरण कुछ वर्गों का करते आते हैं, कुछ गुंडों का, अराजक तत्वों का तृप्तिकरण तुष्टिकरण करते हुए दिखाई देते हैं, और ये उनके कोर वोट को अच्छा नहीं लगता, उनका जो कोर वोटर है, इसीलिए। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी को लगता होगा कि शायद सॉफ्ट तृप्तिकरण से काम चल जाएगा, नहीं चला। उनको पता लग गया कि उनका कोर वोटर क्या चाहता है। तो उस कोर वोटर को थोड़ा सा झंकृत करने के लिए मोदी जी ने ट्रैक चेंज किया है। ठीक है, 2006 में मोदी जी ने यह बयान दिया होगा, पर हम पिछले 10 साल को अगर मोदी जी को देखेंगे तो आई फाइंड हिम अ बिट टू सॉफ्ट ऑन सर्टेन थिंग्स। अब चुनाव के मौसम में मोदी जी ने वो याद दिलाया है कि वो ये वही पुराने मोदी जी हैं। और ये बात अवनीश जी की एकदम सही है कि प्रधानमंत्री के तौर पे एक आधिकारिक कॉन्फ्रेंस में बयान देना एक अलग चीज होती है, और एक भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता, भाजपा स्टार प्रचारक के रूप में एक चुनावी रैली में भाषण देना एक अलग चीज होती है। परंतु मोदी जी ने जो कहा है वो एकदम 100% सच है कि कांग्रेस सचमुच हम हिंदुओं से वेल्थ छीन कर 1/4/14 को बांटना चाहती है। हमने आपने मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, पराक्रम पुरुषार्थ से जो वेल्थ कमाई है, उसको हमसे लेकर सचमुच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात की है, वो हमसे वेल्थ लेकर किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इस पॉइंट को इंगित किया, एकदम सही किया। जी, मैं जी समर्थन बाबा, करता हूं, बहुत बिल्कुल। जरूरी था ये। जी, और जी, मुझे याद आता है, न सिर्फ मनमोहन सिंह, न सिर्फ मोदी जी का बयान, बल्कि सोनिया गांधी का भी बयान याद आता है कि जब वो चुनाव हारी थी, तब उसने ये कहा था कि मैं धन्यवाद देती हूँ 12 करोड़ मतदाताओं का जिन्होंने हमें वोट दिया था। पूरे भारत में से उसने अपना चुन लिया था जिसको उसको वोट मिला था, और हारने के बाद भी वो सिर्फ उन्हीं, यह देखिए, कोई हारता है चुनाव तो क्या करता है कि अपना वोट शेयर बढ़ाने की बात करता है, पर उसने तुरंत तज दिया कि जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनको एक पैसे का धन्यवाद नहीं अदा करती। राहुल गांधी ने वायनाड में जाके सीधे बोला कि उत्तर वाले ना मूर्ख होते हैं। तो पॉइंट इज, ये सिर्फ उन्हीं को केटर करेंगे जो इनको जिताएगा, कि उसी की सुनेंगे, उसी की मानेंगे, उसी के लिए सब कुछ करेंगे। तो आपने जो कहा कि इसी में मेरा ये सवाल आ रहा है सर कि कांग्रेस की और मुसलमानों की जो एक ये मानसिकता है कि हम मुसलमानों के लिए कुछ भी कर लें, हिंदू ऑफेंड नहीं होता है, ना होगा, और हिंदू की ये जो भल मनसाहत है, हिंदू का जो ये सॉफ्ट अप्रोच है, मोदी जी क्यों नहीं सॉफ्ट होंगे जब पूरा हिंदू ही सॉफ्ट होकर बैठा हुआ है? इतनी सारी लड़कियों के साथ जिहाद हो रहा है, क्या हिंदू ने क्या किया, हिंदू समाज ने क्या किया है? चंद लोग दिखते हैं उंगलियों पे गिने हुए जो कुछ करते हैं। समाज तो बोलता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी समाधान पर कोई बात नहीं है। अवनीश सर, आपसे इसी बारे में ये सवाल
हिंदुओं की इस चरित्र पर, इस प्रवृत्ति पर झकझोरा है ना मोदी ठीक जी ने। ठीक तो है, हिंदुओं के बिल्कुल। चरित्र पर आपका क्या कहना है कि हम क्यों इतने शांत हो जाते हैं जब हमारी आंख के सामने इतना लंबा चौड़ा तृप्तिकरण तुष्टिकरण सब सालों से चलता चला आ रहा है? मुनीर सर। मैं उस पे आऊंगा। आपका जो सवाल है मैं उस पे स्पेसिफिकली थोड़ा बाद में आऊंगा। 2006 का जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2006 में मनमोहन के सामने वही प्रधानमंत्री, वही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टैंड लिया था, वही सेम स्टैंड पिछले 10 साल से वो करके दिखा रहे हैं। अभी जब बोलने का समय आया तो कर्नाटका में स्टेज से बोल दिए। और जब मैं कह रहा हूं करके दिखा रहे हैं, अभी बाबा जी ने कहा, और बिल्कुल ये बात सही है, मैं बाबा जी से सहमत हूँ कि लोग, उनका जो कोर वोटर है वो नाराज हो जाता है, वो चाहता है कि मोदी जी सबके साथ सबका विकास की बात नहीं करें। लेकिन आप जरा ये बताइए, सड़क नाली खड़ंजा मजहब और जाति देख के दी जा सकती है? क्या उचित होगा? पीने का पानी मजहब और जाति और धर्म देख के दिया जा सकता है? जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सड़क नाली, ये सारी योजनाएं, क्या आप जो है इस देश में मजहब और जाति देख कर देंगे? नहीं देंगे ना। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में वो काम नहीं किए। वो सबको दिए, मुसलमानों को भी घर दिया उन्होंने पानी दिया, उज्ज्वला दिया, सब कुछ दिया। और पिछली जो योजनाएं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चल रही थी, क्योंकि अभी भारत का में मुसलमान टेक्निकली संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक है, जो कि उसे नहीं रहना चाहिए था, इसलिए वो सारी योजनाएं भी उन्होंने बंद नहीं किया। चाहे वो मदरसों को फंड देने का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हज सब्सिडी हो, चाहे दुनिया भर की चीज हो। हज सब्सिडी अगर रोकी है तो टेक्निकली रोकी है, उसको लिमिट किया। यानी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का नहीं है, ये 10 साल में मोदी ने करके दिखाया। सबका हक है, रामलाल को मिला तो अब्दुल को भी मिला घर, शौचालय रामलाल को मिला तो अब्दुल को भी शौचालय मिला। लेकिन उसके साथ उन्होंने पहला हक नहीं है ये कहां करके हिंदुओं के लिए दिखाया। राम मंदिर कैसे आया? कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लोग कहेंगे अरे शाहबानों में भी तो कोर्ट का ऑर्डर आया था, क्या हुआ था? और मेरा दावा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर वर्ल्ड की भी कोई सबसे बड़ी कोई इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहां से अगर राम मंदिर के हक में फैसला आया होता और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, बन चुका था मंदिर, नहीं बनता मंदिर। तो इसलिए अगर किसी को ये गुमान हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बनाया है ट्रस्ट ने, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी की है, भाजपा की है, इसलिए मंदिर हो पाया। लोग, करोड़ों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। 370 हटता? नहीं हटता। ये किया है मोदी जी ने कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक नहीं है। बाबरी मस्जिद अवैध तुमने तोड़ के बनाई थी, तुम्हारा हक नहीं है। ये अपने काम से चरितार्थ करके दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। 370 तुम्हारा हक नहीं है। तुम इस देश में 370 के खत्म होने के बाद आग लगाओगे? नहीं लगाने दूंगा। 370 हटा के ये किया है कि तुम इस देश के दामाद नहीं हो, जो मनमोहन सिंह ने 2006 में किया था। तो मुंह से कहना कि मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा। नरेंद्र मोदी ने अब तक के अपने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में, संदीप जी, गोल टोपी नहीं पहनी तो नहीं पहनी, ये करके दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। कह के दिखाना और करके दिखाना, दोनों में फर्क है। और एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के जब आप करके दिखाते हैं, क्योंकि आपके पास काम का टेबल होता है, आपके पास काम करने का अधिकार होता है, आप काम करने की जगह पर बैठे होते हैं। तो पिछले 10 सालों में अगर किसी को ये गुमान हो कि नरेंद्र मोदी सॉफ्ट हुए हैं और नरेंद्र मोदी थोड़े नरम हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने हगने के लिए अब्दुल को शौचालय दिया है, रामलाल को भी दिया है, लेकिन बिला वजह इस देश का दामाद बनकर और संसाधनों पर हगने के लिए कोई मौका नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। ये एक ही नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ उन्होंने संसाधनों पर पहले हक को रोका है। ये फैसले हिंदुओं को देखने चाहिए। अगर आज हिंदुओं को राम मंदिर मिला है तो उसी वजह से मिला है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है जो मुसलमानों को भारत के दामाद के रूप में प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए नहीं देखता है, न कंसीडर करता है। हाँ, राशन देगा, लो वोट मत दो, 3 तलाक से तुम्हें मुक्त दिलाएगा, मुक्त हो जाओ, वोट मत दो। इसलिए प्रधानमंत्री ने वोट को अट्रैक्ट करने के लिए यह बात बिल्कुल नहीं कही है, कोई नई बात नहीं कही है।
और कम से कम प्रधानमंत्री के सो कॉल्ड कोर वोटर्स हम हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि पिछले 10 साल में हमें क्या मिला है, और आगे जब नरेंद्र मोदी की सत्ता तीसरी बार रिपीट होगी तो हमें क्या मिलने जा रहा है। साहब, नोटबंदी में पुराने 500 के 4 नोट खराब हो गए तो उस पर नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले हिंदुओं को अधिकार नहीं है, उनको अपना शीशे में मुंह देखना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चलेगा। सैया भाई हमारे कोतवाल और बाकी सब शरीफ हो जाएं, ये नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी काम में नहीं करने देते, इसलिए वो अब्दुल को भी शौचालय दिए, रामप्रीत को भी शौचालय दिए, लेकिन रामप्रीत और अब्दुल को एक जगह बैठाए, अब्दुल को दामाद नहीं बनाए। और ये नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी के किसी भी स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी सेम स्टैंड था, जब ये प्रधानमंत्री थे तब भी सेम स्टैंड है, मुंह से भी और काम से भी। जी, बड़ी बात है, काफी क्या कहते हैं, इमोशनल चार्ज्ड रिस्पॉन्स। पर मैं एक चीज, मेरा सवाल थोड़ा अधूरा ही रह गया। मैं उस पर भी बाबा जी से भी पूछूंगा कि हिंदुओं अगर कहे कि हमें नहीं मिला, सर इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इतने 80% तो हो ना तुम, संदीप सब कुछ जी, तो तुम्हारे लिए है। पहले ये भी मिलता था क्या? जी नहीं सर। संदीप जी, मैंने यही कहा है। हिंदू अपना पुनर्वलोकन करें कि मिला क्या इन 10 सालों में हमें। अरे साहब, एक अकेला राम मंदिर, कम से कम मैं अगले 10 जन्म तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा अगर इस दुनिया में आने का मौका मिला। सॉरी बाबा जी, मैं कह आपका रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लिया। कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आपका व्यक्तिगत स्वार्थ भी ठीक है। आपकी इनकम टैक्स 2 लाख रुपए थी उस पे, और तब आप टैक्स देते थे, और आज 7 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ये किसको फायदा मिला? हिंदू को नहीं मिला है। डेटा सस्ता है तो किसको फायदा मिला है? पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, यूक्रेन वॉर हो गया, अब कितनी सारी चीजें हो गई, किसके बच्चे बाहर से बचा के लाए गए? जो बम नहीं फट रहे हैं 10 साल से देश में, उससे किसकी जान बची? आप ही की तो बची। आप कहेंगे नहीं, कोरोना जैसी महामारी से निकाल कर ले आए आपको, वैक्सीन बना के भारत में आपको वैक्सीनेट करके कितनी जनता को बचा लिया। खैर बाबा जी, मेरा यही सवाल आपसे, आप चूंकि समाज को देखते रहते हैं और घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और समाज को बहुत कायदे से देखते हैं, बहुत उसको मतलब गहरी नजर रखते हैं आप उस पर। मैं क्या हिंदुओं को ये वोट करा, मतलब ये बताने के लिए कि तुमको क्या मिला है, मोदी जी को इस प्रकार के बयान, चलिए ये तो कांग्रेस के लिए था, ये कांग्रेस के पर्दा उतारने के लिए था, पर हिंदुओं को जो वोट देना है 5 साल में एक बार ही तो देना है, निकलो तो सही। ये क्या है? ये कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर क्या है? उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या बढ़िया मिल गया, क्या अच्छा मिल गया है, या कैसे समझेंगे वो इस बात को? नहीं, एक तो देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ अकेला हिंदू ही वोट डालने निकला है, नहीं निकला है। ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, ये यही नेचुरल परसेंटेज है। सुनिए, ये ही नेचुरल है। वो कुछ औरतें हाई हील पहन के लंबी हो जाती हैं ना, तो जब सर वो परसेंटेज बढ़ाया जाता है जो चुनाव का, वो जो हथकंडे अपना के बढ़ाया जाता है, वो हथकंडे इस बार नहीं अपनाए गए, तो वोट परसेंटेज थोड़ा सा कम है। अभी आप चुनाव गरमा दीजिए, हाँ, वोट परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। और मेरा ये मानना है कि सर, ये जो चुनाव का वोट परसेंटेज कम हुआ है, ये आई एम 100% श्योर ये मुस्लिम बहुल इलाकों में कम हुआ है, और ये आपको 4 जून को दिखाई देगा। मेरी बात को याद रखिएगा, इस क्लिपिंग को दोबारा चलाइएगा 4 जून को। इसको अभी से आप संभाल के रखिए। इसका एक काम करिए, शॉर्ट बना लीजिए। जी बिल्कुल। और इस चुनाव में वो कई बार जो है ना, खाना बड़ा फीका होता है। तो इसका मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं। आप मुझे कैसा भी बेरंग फीका खाना बना दीजिए तो मैं कहा, रुको यार 2 मिनट रुको, अभी नहीं, 2 मिनट बाद खाएंगे इसको। फिर मैं ना उसको एकदम बढ़िया
करारा बना सकता हूं 2 मिनट में। खाना वही होता है, बस उसके में खाली 2 मिनट की टेम्परिंग होती है और वही खाना जो है उसका रंग रंगत बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा, उसमें तीखा चटपटा हो जाएगा वो। सर मोदी जी ने सिर्फ एक बेरंग ब्लैंड BLAND ब्लैंड फूड को थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी हल्की, वाह जी अवनीश भाई कुछ कह रहे हैं। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो सर इसके बहुत ज्यादा, और भाई मोदी जी का ये पुराना स्टैंड है और कांग्रेस ने हम लोगों ने, मैं बोल रहा हूं ना, मैं कभी भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो या किसी भी पार्टी का नहीं पढ़ता था। इस बार मैंने पहली बार कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा क्योंकि मैं उसमें जानना चाहता था कि इस देशद्रोही पार्टी ने क्या क्या हरमजदगी इस मैनिफेस्टो में की है। उसकी एक हरमजदगी को मोदी जी ने उजागर किया है। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? सर ये डकैती की बात हो रही है सर, ये रॉबिनहुड स्टाइल की डकैती की बात किया है उन्होंने। ये ही वाज ट्राइंग टू एक्ट रॉबिनहुड। एग्जैक्टली सर। मुख्तार अंसरिया का यही रॉबिनहुड बना था। उसको वो जो सिवान वाला रहा वो भी साला रॉबिनहुड ही बनता था अपने आप को, कि दुनिया से लूट के 4 लड़कियों की शादी में 10-10 हजार रुपए दे देता था और रॉबिनहुड कहलाता था। राहुल गांधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रॉबिनहुड बनना चाहते हैं। अदरवाइज आप बताइए ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किससे? पुराने जमाने में जमींदारी प्रथा थी, एक एक जमींदार के पास 5-5 हजार एकड़ जमीन होती थी, तो जमींदारी उन्मूलन हुआ है। उसके बाद सबको जो है सीलिंग लगा दी गई, लैंड पे सबको जमीन बराबर बांट दी गई। उसके बाद कुछ लोगों ने मेहनत किया, वो तरक्की कर गए। तुम साले जो है 4 बीवी 14 बच्चा मदरसा में है, और अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, करते रहे। अब मोदी जी जो हमने पैसा कमाया है, मोदी जी उनसे हमसे राहुल जी हमसे लेके उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोदी जी ने एकदम सही कहा है। हम साले को एक बच्चा पैदा करते हैं, उसी को पढ़ा के लिखा के इंजीनियर बनाते हैं। तुम साला, तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्मूला है 1/4/14। अल्लाह देता है। सर जर्नलिस्ट अर्चना तिवारी हैं। नहीं, बच्चा अल्लाह देगा, खाने को मोदी जी देंगे, खाना भी सर अल्लाह जर्नलिस्ट अर्चना तिवारी जी, उनका एक शॉर्ट क्लिप बड़ा चल रहा है, वायरल हुआ है, राजधर्म चैनल पर आती है, कि एक मुस्लिम महिला से पूछ रही है। मुस्लिम महिला बाकायदा अंग्रेजी बोल रही है, सब कुछ बहुत प्रॉपर बोल रही है, बुर्का पहनी हुई है। वो एक ही लाइन में 1 सेंटेंस आफ्टर द अदर क्लियरली बोलती है कि मेरे 7 बच्चे हैं, वो अल्लाह की देन है, और गरीबी किसकी देन है? गरीबी मोदी जी की देन है। अवनीश सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहेंगे? फिर उसके बाद वाकई में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब? ये तो विश्व डकैती की शुगर कोटिंग हो गई। रुको। एक हमारे मित्र हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। उनका एक चेला है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो शादी के 3.5 साल के अंदर 4 बच्चा पैदा किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुंबई में, करीब 3 लाख रुपया महीना सैलरी है उसकी। तो बार बार छुट्टी उट्टी ले रहा था, तो उसने बोला क्या हुआ बे, अब की बार क्या हुआ? बोला वो सलमा जो है वो पेट से है। तो उसने बोला बे तुम क्या कर रहे हो बे, साला 3.5 साल में तुम 4 बच्चा पैदा कर चुके हो और 5वां फिर सलमा प्रेग्नेंट है। बोले अब सर ये तो ऊपर वाला देता है। तो उन्होंने गरिया के बोला कि बस साले, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला देता है, नीचे वाले का कुछ इलाज करो। हाँ अब सॉरी सर, मैंने कहा चुनाव वार्ता बड़ी नीरस जा रही थी, मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं नहीं सर, वार्ता बातचीत नीरस है ही नहीं है सर। अरे अब्दुल के हगने पर रोक लगाया है नरेंद्र मोदी ने, और उसको कहा है कि शौचालय दे रहा हूं, वहां जाके हगो। तो ये नरेंद्र मोदी की कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं। और एक चीज संदीप जी, मैं आपकी बात से कतई असहमत हूं।
न जाने आपने सीधे कहा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आप भी उस ट्रैप में कहीं न कहीं फँस गए हैं कि फर्स्ट फेज़ में पोलिंग कम हुई और वो जो कुछ भी वोट कम हुआ वो हिंदुओं का कम हुआ। संदीप जी, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जिस वर्ग को सपा और बसपा का वोटर समझा जाता था या समझने की भूल की जाती थी पॉलिटिकल पंडितों द्वारा, दरअसल लाभार्थी नाम का एक बड़ा वोटर बैंक है, जो नरेंद्र मोदी का अपनी निजी जागीर है वोट बैंक के रूप में। उसने भरपूर मतदान जाके किया है। एसी ड्राइंग रूम वाले अपने घर में बैठे रह गए होंगे 2-4, जिनके जीजा मलाईदार पोस्ट पर पोस्टिंग नहीं पाए होंगे, जिनके कोई फूफा उन्होंने अपनी फैक्ट्री में लाखों रुपए की टैक्स की चोरी नहीं कर पाए होंगे। ऐसे 2-4 लोग मुंह फुका के बैठे रहे होंगे। इसलिए कहीं से भी वो गई भीड़ को सपा और बसपा का वोटर मत समझिए, अखिलेश का वोटर नहीं है। अखिलेश को खुद नहीं पता है और अखिलेश को बहुत अच्छे से पता है कि वो तो नरेंद्र मोदी का वोटर हो गया है, क्योंकि लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग है। और एक चीज और टेक्निकली बड़ा, एक वीडियो हमने कल की है गौरव प्रधान के साथ, उसको दर्शक जरूर देखिएगा, आप इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। सर, आप जरा देखिए कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 सीटें अकेले बीजेपी को चाहिए और एनडीए को 400 पार ले जाना है, तो इन तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिखोर हैं, उन्होंने कहा कि कहां से लाएंगे? यूपी, बिहार और बाकी हिंदी बेल्ट से तो मैक्सिमम ले चुके हैं, कहां से ला रहे हैं? वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, त्रिपुरा में 80% हाईएस्ट वोटिंग हुई है, तमिलनाडु के पूरे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान अगर कहीं कम हुआ है तो कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कम हुआ है। और वो वर्ग है जो विपक्ष का था, वो बाहर नहीं निकला है। इसलिए इस कम 4-6-7% वोटिंग का कोई अगर असर बीजेपी के ऊपर होने जा रहा है, तो ये समझने की ये ट्रैप उनके द्वारा फेंका गया है। बीजेपी को जहां विस्तार करना है 370 सीट लाने के लिए, वहां पर मैक्सिमम झोर के वोटिंग हुई है और नरेंद्र मोदी जी के काम के पक्ष में वोटिंग हुई है। जी बाबा जी। जी, एक्चुअली मैं ट्रैप में नहीं, मतलब मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ कि जब मैं कहूंगा तो मैं ही माना जाऊंगा। वो होता क्या है, जब आदमी होस्ट करने लगता है, एंकर हो जाता है, तो वो अपने आप को समझता है कि वो जनता के सवाल पूछ रहा है। अरे ठीक है, मैंने भी आपको नहीं कहा, मैंने भी प्रारंभ के एंकर को कहा। मैं अपनी वही मैं कह रहा हूँ, जब वो एंकर की भूमिका में आता है, उसको लगता है कि वो जनता के सवाल पूछ रहा है, जबकि होते उसके अपने मन के। हाँ, तो मुझे लगा कि जनता के मन में ये भ्रम है, तो उसको आप लोग के माध्यम से दूर कराया जाए। बाबा जी, तो संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, एक और ट्रैप है, देश जानना चाहता है। ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर बैठ के कहा करते हैं, ऐसा नहीं है। देश अब जानना चाहता है, देश अब बताता भी है, जानने से ज्यादा बताता है देश। वही, मैं तो ये हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे दर्शक हम लोग को जो बताते हैं कमेंट्स में, और वो सारे, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन अ लॉट ऑफ पीपल। बाबा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये ना, आवाज धीरे आ रही है आपकी। हाँ, माइक पकड़ लीजिए सर। सबसे बड़ा ये होक्स झूठ है कि वो जो है मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग जो है वो मसूरी चला जाता है चुनाव वाले दिन, या एसी ड्राइंग रूम से नहीं निकलता है। इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो। और एक बात बिल्कुल सर, सहमत। सभी पॉलिटिकल पार्टियों और सरकार के पास तो डाटा है ना कि कौन वोट देने आया, कौन नहीं देने आया, है ना? और एक गांव में एक बूथ पे 100 ही 200-300 लोग तो ऐसे होते हैं। आज तक किसी सरकार ने ये जानने की कोशिश की है फलाने कहना आइला? कितना बड़ा काम है भाजपा के लिए ये पता लगाना कि फलाने गांव में जो इस घर के जो 4 वोट नहीं पड़े, क्यों नहीं पड़े, या इस गांव में इस घर का 4 वोट पड़ा पर है 5वां नहीं पड़ा, काहे नहीं पड़ा? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, या भारत सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए ये डाटा निकाल लेना, ये रिसर्च कर लेना कितना बड़ा काम है। 2 मिनट में आ जाएगा सर। 2 मिनट में आ जाएगा। बीएलओ तो पूछ लो, बीएलओ बोला है 300 लोगों का डाटा दे, काहे नहीं वोट पड़ा? और पहला बात, दूसरी बात, सर चुनाव बूथ पर ही आकर देना है, यह कंपल्शन खत्म करके कोई डिजिटल माध्यम निकाल लीजिए, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। चुनाव अपने वोटर आईडी को खाली आधार से लिंक कर दीजिए।
चुनाव परसेंटेज बढ़ जाएगा। और चुनाव परसेंटेज सर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनके लोग ज्यादा बाहर रहते हैं, प्रवासी मजदूर। हम ही लोग ना है प्रवासी मजदूर, यूपी बिहार के भैया लोग कैसे वोट देगा बेचारा। अच्छा, ये भैया प्रजाति जो होती है ना, इतनी दुष्ट है, ये गांव वाला वोटवा ना खत्म करी है। बंबई में भी वोट बना के रखते हैं गांव वाला। अच्छा, कई हमारा नाव कट गया था, वो प्रधानी वाले चक्कर में फिर जुड़ गया। ये मुझे लगता है एक अन्य विषय होगा हमारा, वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग और आधार। और क्योंकि हैदराबाद में भी 5 लाख वोट को निरस्त किया गया है बोगस वोट से, मैंने इसीलिए कहा था संदीप जी, ये हमारा विषयांतर हो गया है। पर मैंने इसीलिए कहा था कि ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप पे बात करना बिल्कुल फिजूल है। जी जी जी, आज की सबसे मेन बात, मोदी जी ने वो कर दिया है जो उनसे उम्मीद थी, जो वो करने के लिए आए हैं, और वो कह दिया है जो सबके मन में चल रहा था, सबके, हमारी पूरी जनता, हिंदू जनता के मन में जो चल रहा था, वो मोदी जी के माध्यम से वैलिडेट होता है कि हाँ, हम सही सोच रहे थे। कांग्रेस और ये मुस्लिम वोट बैंक देश का बंटाधार करने के लिए ही जन्म लिया है इन्होंने। डिस्ट्रक्टिव नेचर है ये। पूरी तरह सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें कांग्रेस से और इस मुस्लिम वोट बैंक समर्थित सारे नेताओं से। अखिलेश हो, लालू पुत्र हो, 9वीं फेल तेजस्वी हो, चाहे कोई हो, चाहे 80 साल का शरद पवार हो, चाहे कोई हो, इस मुस्लिम वोट बैंक समर्थित सारे नेताओं, सारे सरकारों से बच के रहें। तो आज की इस बात के साथ मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र उर्फ मैनिफेस्टो से सावधान रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस इज द लीग, लीग इज द कांग्रेस। वो अब ये हो चुका है। खैर, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कृपया हमारा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि कुछ भ्रम दूर किए गए हैं, कुछ जानकारियां हैं जो आपके माध्यम से अन्य लोगों तक भी जाएं, जरूरी है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके क्या सोच है मोदी जी के इस कथन के बारे में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।